माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज जो मेरी लेक्चर सीरीज चालू होने वाली है, उस लेक्चर सीरीज में मैं इंडियन पॉलिटी को शुरू करने वाला हूं। और इंडियन पॉलिटी में मैं सबसे पहले हमारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा। डेमोक्रेसी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ी, डेमोक्रेसी अगर नहीं होती तो हमारी कंट्री का किस टाइप का हाल होता, और वर्ल्ड में जो जो कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी उनका किस टाइप का कंडीशन होता। सो डेमोक्रेसी हमारे लिए क्यों ज़रूरत में आई। अ, सबसे पहले इस लेक्चर को चालू करने से पहले मैं अपने सभी भारतीयों को और सभी इंडियंस को इस बात की एक गारंटी देना चाहता हूँ, माय फ्रेंड्स। जैसे कि हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को हमारी कंट्री फॉलो करती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमारी जो जितनी भी यूथ है, या जो भी जितने हमारे सीनियर सिटीजन हैं, या जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम सभी को डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग समझ में आना चाहिए। डेमोक्रेसी के जो बेनिफिट्स हमको मिले हैं, क्या वास्तविकता में हम जो उन बेनिफिट्स को ले पा रहे हैं कि नहीं। कि लोग दूसरे जो लोग एजुकेटेड हैं, जो डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं, वो हमारे राइट्स का हनन कर रहे हैं। सो मेरा यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मेरे इस लेक्चर की सीरीज को मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चालू करने वाला हूं। और जैसे जैसे आप इस मेरे लेक्चर्स को अटेंड करते जाएंगे, आप डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीनिंग जानते जाएंगे। डेमोक्रेसी कितने पार्ट्स होते हैं, किससे हमारी डेमोक्रेसी को ताकत मिलती है, किससे हमारी डेमोक्रेसी वीक होती है, हमारी डेमोक्रेसी कितने पिलर्स हैं, उनको कहाँ से पावर मिलता है, कैसे वो ऑपरेट किए जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, एक कंट्री है जो कि बहुत अच्छी डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को फॉलो कर रही है। तो मैं आप सभी से इस चीज़ की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस लेक्चर सीरीज को आप सुने, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के पीपल होने के नाते डेमोक्रेसी के कंसेप्ट को बखूबी समझें। और अ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, डेमोक्रेसी जो एक अपने कंसेप्ट है, अपने आप में वास्ट है, इंडियन पॉलिटिकल पार्ट है। इस पार्ट्स में बहुत अच्छे जो भी स्कॉलर्स हैं, काफ़ी अच्छे समझदार लोग हैं, उन्होंने इसको लिखा है, पढ़ा है और बनाया है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी ऐसी क्यूरियोसिटी है कि मैं इस कंसेप्ट को जैसे भी हो सके अपने शब्दों में इजीली अपने सभी दोस्तों, अपने भाइयों, सभी इंडियंस के बीच में इसको मैं लेकर आऊं, और आपको कुछ ना कुछ मेरे से जरूर सीखने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी करता हूं। और जो लोग मेरे से ज़्यादा बेहतर समझदार हैं, उनको मेरे लेक्चर सीरीज में किसी भी प्रकार की अगर कोई त्रुटि या कोई एरर फील होती है, तो उनकी एरर करेक्शन के लिए मैं उनका वेलकम करता हूं। आप बिल्कुल मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी मैं चीज़ बोलूँगा डेमोक्रेसी के बारे में, उसके लिए आप करेक्शन दे सकते हैं। मैं उसके लिए रेडी रहूँगा, और डे बाय डे मैं उसका इम्प्रूवमेंट भी करता जाऊँगा। सो अब हम डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है, क्या कंसेप्ट है। और डेमोक्रेसी हम बोलते रहते हैं कि हम वी आर डेमोक्रेटिक पीपल, वी आर डेमोक्रेटिक पीपल। क्या वास्तविकता हम डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं? अगर डेमोक्रेसी अगर नहीं होती हमारी कंट्री में, तो हमारा क्या हाल होता। तो डेमोक्रेसी में जाने से पहले मैं आपको दो लाइव एग्जांपल बताना चाहूँगा, जहाँ पर डेमोक्रेसी थी, लेकिन किस टाइप की डेमोक्रेसी थी जो कि लोगों के लिए क्या परेशानी का कारण बनी। और डेमोक्रेसी नहीं होती तो किस टाइप का गवर्नमेंट पावर होता था, प्रोविंशियल पावर किस टाइप का होता था। उन दो एग्जाम्पलों के माध्यम से पहले मैं आपको डेमोक्रेसी में धीरे धीरे ले जाना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन दूंगा कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, उसको हम बहुत ग्रेजुअली समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैं चिली का एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। चिली, जिसके बारे में आप जानते होंगे, जो कि एक लैटिन अमेरिकन की एक कंट्री है। ये 1970 की बात है। 1970 में वहाँ का जो प्रेसिडेंट था एलेंडी, जिसको लोगों ने वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया था। या हम कह सकते हैं कि एलेंडी वाज फॉर्म्ड बाय द पीपल, यानी हम कह सकते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री पहले थी। लेकिन एलेंडी का जो कंसेप्ट था वो सोशलिस्ट था। सोशलिस्ट मतलब कि वो वहाँ पर जितनी भी जो इंस्टीट्यूशन थी, यानी कि जो वहाँ कंट्री के लिए जो इकोनॉमी डेवलप की जाती थी, जितनी भी फैक्ट्रीज, कंपनीज और सर्विसेज सेक्टर जो हुआ करते थे, वो सभी उन सभी पर गवर्नमेंट का पावर था।
सो इसलिए हम कह सकते हैं ये सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन इसके अलावा अलेंडी जो वहाँ का प्रेसिडेंट था, वहाँ की पॉपुलेशन उससे काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वहाँ की वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छी-अच्छी स्कीम लाया करता था। लोगों की परेशानियों को वो एड्रेस किया करता था कि क्या हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, उनको बखूबी सुनता था। जो न्यूली बॉर्न बेबी चिल्ड्रन हैं, उनके लिए वो उनके डोर पर मिल्क पाउच को एवरीडे थ्रो करवाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि वो एक काफ़ी अच्छा लोगों के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रेसिडेंट था। लेकिन उस चिलियन प्रेसिडेंट जिसका नाम अलेंडी है, उसका व्यवहार उस समय जो यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशंस जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, यूएसए एलएनडी के इस व्यवहार से खुश नहीं था। वो इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उन दौरान जो एलएनडी जो प्रेसिडेंट चिली का था, उसने विदेश की कंपनियों को अपनी कंपनी में वेलकम किया कि हमारे यहाँ पे जो मिनरल्स हैं, जैसे कि मेजरली कॉपर, उसको आप यहाँ से माइनिंग कीजिए और उसका जो बेनिफिट आप भी लीजिए और हमको भी उसका बेनिफिट दीजिए। बट यूएसए इस कंसेप्ट से बिल्कुल खुश नहीं था। उन्होंने कोशिश किया कैसे भी इस पावर को गिराया जाए। तो वहाँ पर क्या हुआ, यूएस के माध्यम से मिलिट्री के जनरल ने उस चिली में आकर उसके प्रेसिडेंट को थ्रेट किया कि आप या तो पावर से रिजाइन कीजिए या इस कंट्री को छोड़िए। लेकिन एलेंडी एक काफ़ी कहते हैं ब्रेव प्रेसिडेंट था। उसने उस आर्मी के जनरल की बात को डिनाई किया और पावर से रिजाइन करने के लिए मना किया। लेकिन वो देख रहा था कि उसकी जो प्रेसिडेंट की जो जो हाउस था, उसको चारों तरफ से मिलिट्री पावर ने कैप्चर कर लिया था और उसको मालूम था कि अगर आज मेरा ये लास्ट डे है, अगर मैं रिजाइन नहीं करता हूँ तो डेफिनेटली आई वुड बी डाइड, मैं मारा जाऊंगा। सो लेकिन उसने एक रेडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे किया चिलियन पीपल को कि मेरा विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरे जाने के बाद फिर से इस चिली में एक ऐसी पावर आएगी जो लोगों की शिकायत को सुनेगी, लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी। चिली के जो पीपल हैं वो लॉन्ग लाइफ लीड करेंगे, अपने अकॉर्डिंग लाइफ को लीड करेंगे। तो उसके बाद जो आर्मी का जनरल था उसने प्रेसिडेंट के उस रेसिडेंट पर बॉम्बारिंग स्टार्ट कर दी और चिली प्रेसिडेंट उस हादसे में मर जाता है। लेकिन इसके बाद मिलिट्री का वहाँ पर शासन हो जाता है चिली में और ये मिलिट्री शासन लगभग 17-18 साल वहाँ पर शासन करता है। इन 17-18 साल में उन्होंने बहुत सारा मैं कह सकता हूँ एट्रोसिटी वहाँ के लोगों पर किया। लोगों की विश के अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। जो लोग उसके मिलिट्री कंसेप्ट को फॉलो नहीं करते थे, उनको वो इंटेंशनली प्रिजन यानी कि जेल में डाल देता था। और हम कह सकते हैं कि इन 17-18 साल के दौरान उस चिली में काफ़ी ज़्यादा मैस्कर्स आई कैन से नरसंहार हैं, लोगों की काफ़ी हत्या हुई थी। ऐसे कि डाटा बुक्स को बताता है लगभग 3000 के लोग समथिंग चिली में मारे गए थे। उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल मैं फेच आउट करता हूँ कि चिलियन में जो एयर फोर्स का जनरल था पिनोचेट, बैचलेट, आई सॉरी सॉरी आई सेड से बैचलेट, बैचलेट एयरफोर्स का जनरल था। उसकी वाइफ और उसकी लड़की, इन तीनों को उसने प्रिजन में डाल दिया था। लेकिन इस दौरान उस चिली में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे, जिससे क्या है कि जो मिलिट्री को जिसे हम पिनोचेट बोलते हैं या पिनोसी उसका नाम है, वो काफ़ी परेशान हो गया था और पावर प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाया था। फिर उसने डिसाइड किया कि लोग अगर मेरे पावर से हैप्पी नहीं हैं, तो मैं एक रेफरेंडम करवाता हूँ। रेफरेंडम कंसेप्ट उस पिनोचेट जो आर्मी जनरल था उसने फॉलो किया था। रेफरेंडम में उन्होंने क्या किया था कि जो लोग मेरी पावर से, मेरे शासन से खुश नहीं है, वो नो साइन शो करेंगे और जो हैप्पी हैं वो यस कहेंगे। तो जैसे 19 आई कैन से इन 1998 के समथिंग वहाँ पर रेफरेंडम हुआ जिसमें उस आर्मी जनरल की बुरी तरीके से हार हुई थी। सभी लोगों ने अपना नो साइन शो किया था और उसकी पावर को लूज होना पड़ा। फिर से जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल साइट किया था, बैचलेट, मिचेल बैचलेट जो कि एयरफोर्स जनरल पिनोचेट की लड़की थी, वो एक पेशे से डॉक्टर थी और काफ़ी अच्छी एक सोशलिस्ट भी थी उस समय। उसने आके एक पावर प्रेसिडेंशियल पावर फॉर्म किया
जिसे हम कह सकते हैं इलेक्टेड प्रेसिडेंशियल पावर, यानी कि जो मिचेल बैचलेट जो वहाँ की प्रेसिडेंट बनी, उसको लोगों ने अपनी इच्छा के अनुरूप वोट देके उसको वहाँ का प्रेसिडेंट बनाया था। अब हम इस स्टोरी को यहीं पर रोककर एक दूसरी स्टोरी लेके चलते हैं, आपको यूरोप में लेके चलते हैं। यूरोप में ये बात है पोलैंड की। पोलैंड यूरोप की एक कंट्री है। वहाँ पर क्या होता था, ये जो बात है ये लगभग आपकी मैं बता सकता हूँ, ये 1980 की ही बात है। यानी 20th सेंचुरी में ही काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेसी का स्प्रेड हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और काफ़ी प्रॉब्लम्स हम लोगों को देखने को मिली हैं। तो पोलैंड में क्या होता है कि वहाँ पर एक जो पार्टी है जिससे हम बोलते हैं पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, ये पार्टी वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी में से एक पार्टी हुआ करती थी। उस समय जो पोलैंड था वो यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन के ही अंडर में काम करती थी। यानी वहाँ पर जितना इन्फ्लुएंस था पोलैंड में, वो यूएसएसआर सोवियत यूनियन का ही इन्फ्लुएंस था, उन्हीं के कंसेप्ट को फॉलो करते थे। जैसे कि आप जानते हैं सोवियत भी जो यूएसएसआर है वो भी सोशलिस्ट के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। यानी वहाँ पर जितनी भी अर्निंग सोर्स हुआ करते हैं, फैक्ट्रीज हुई, सर्विस सेक्टर हुए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुए, जो भी वहाँ पे जिससे हम जीडीपी डेवलप करते हैं, जिससे हमारी इकोनॉमिक अर्निंग होती है, उस उन सभी पर गवर्नमेंट का एक्विजिशन हुआ करता था। सो अब क्या होता है, पोलैंड में जो गवर्नमेंट थी, यानी उस समय यूएसएसआर में एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी जो कि इकलौती पार्टी हुआ करती थी। यानी कि वहां पर जो पार्टी थी, उस पार्टी का जो प्रेसिडेंट था उसको लोगों के द्वारा ही चुनाया जाता था। ये बात फैक्ट है कि वहां पर भी इलेक्शन हुआ करता था। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की थी कि पार्टी के साथ कॉम्पिटिटर में कोई दूसरी पार्टी नहीं हुआ करती थी। तो ये बात तो क्लियर है कि हर बार पार्टी में जो प्रेसिडेंट बनना है वो एक ही पार्टी का बनना है, और जो प्रेसिडेंट बनेगा तो अपनी हमेशा मनमर्जी चलाएगा, अपनी उसकी ओन विश चलेंगी, पीपल की विश को वो कभी एड्रेस नहीं करेगा, पीपल के लिए कभी काम नहीं करेगा। जो भी काम करेगा वो खुद के मुताबिक करने वाला है। तो क्या होता है, जो पोलैंड में वहां पर एक शिपयार्ड का एक शिपयार्ड पर चलने वाला एक मैकेनिक था, उसको पोलैंड की गवर्नमेंट ने विदाउट किसी पर्टिकुलर रीजन की नौकरी से फायर कर दिया था, यानी कि निकाल दिया था। और इसी दौरान एक लेडी जो वहां पर किसी ऑफिस में वर्क करती थी, गवर्नमेंट ऑफिस में, उसको भी बिना किसी पर्टिकुलर रीजन के जॉब से फायर कर दिया। तो इस दौरान वहाँ की जो लेबर हुआ करती थी, उन्होंने वहाँ पर स्ट्राइक ऑपरेट कर दी, स्ट्राइक इम्प्लीमेंट कर दी। सो स्ट्राइक जैसे ही वहाँ के वर्कर्स ने लागू की, उससे क्या होता है, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, कम्युनिस्ट पार्टी के प्रेसिडेंट जिसे हम जेलेस्की नाम से जानते हैं, उसने उन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारना चालू कर दिया। जो भी सामने आ रहा है उसको मारना चालू कर दिया, और ये कहा कि जो स्ट्राइक है इलीगल स्ट्राइक है, क्योंकि स्ट्राइक के लिए जो हमको एक पेटिशन देना पड़ता है, या हमको एक जिसे हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस चालू करने से पहले हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से परमिशन लेनी होती है, वो आपने नहीं ली है, इसलिए उनकी स्ट्राइक को वहाँ की गवर्नमेंट ने इलीगल अनाउंस कर दिया। इस दौरान काफी ज्यादा वहाँ के लोगों का मैस्कर्स हुआ। और इस दौरान एक व्यक्ति है जिसका नाम है वलीशा। वलीशा वहाँ का एक इलेक्ट्रिशियन हुआ जो कि उस यूनियन की स्ट्राइक में आके इन्वॉल्व हो गया। और उस वलीशा जो कि इलेक्ट्रिशियन हुआ करता था, उसने इस स्ट्राइक को, जो लेबर स्ट्राइक थी, उसको काफी ज्यादा पावर दिया। यानी पहले स्ट्राइक में थोड़ा सा वीकनेस था, लोग डर रहे थे, लोग समझ नहीं पा रहे थे। जैसे कि हम जानते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो थोड़ा सा गवर्नमेंट के लोगों से डरते हैं कि क्या पता क्या कर देंगे हमारे साथ में। लेकिन वो इलेक्ट्रिशियन जिसका नाम वलीशा है वो काफी अच्छा था। उसने क्या किया, एक ब्रेवरी के साथ में एक प्रॉपर स्ट्राइक को बल दिया, और उसने उसको और कुछ टाइम तक आगे तक खींचता रहा। इससे क्या हुआ कि उस दौरान यूएसएस यानी कि यूनियन सोवियत का जो इन्फ्लुएंस था पोलैंड पर, वो धीरे धीरे क्या है, अनसर्टन होने लगा। यानी ना तो प्रॉपर सपोर्ट दे पा रहे थे वो, या जो फाइनेंशियल सपोर्ट था उसको भी उन्होंने वीक कर दिया, सोशल सपोर्ट उसको वीक कर दिया। यानी कुल मिला कह सकते हैं हम कि यूएसएसआर ने पोलैंड से अपना थोड़ा सा जो नजर है उसको हटा लिया। उस कारण वहां की जो पावर थी वो वीक होती चली गई, और जो स्ट्राइक वाले जो लेबर थे
स्ट्राइकिंग यूनियन थी, वो धीरे-धीरे स्ट्रॉन्ग होती चली गई थी। एक समय ऐसा आया जिसे हम कह सकते हैं 1976 में लगभग 1981 मुझे कहना चाहिए, जब वहाँ की जो गवर्नमेंट थी पोलैंड की, जिसका प्रेसिडेंट जेलेस्की था, उसने उन लेबर यूनियन के साथ में 20 पॉइंट्स की एक लिस्ट पर उन्होंने साइन किया कि यूनियन ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आपको हमारी 27 जो शर्त है उनको मानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपनी स्ट्राइक को रिपील कर देंगे। तो उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट इस बात से एग्री कर जाती है और 20 पॉइंट्स की लिस्ट पर साइन करना चालू कर देती है। अब उसके उन 20 पॉइंट की जो लिस्ट थी उसमें से कुछ खास बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो लेबर यूनियन है ये इंडिपेंडेंट होगा, यानी इस पर गवर्नमेंट का किसी प्रकार से राइट्स नहीं होगा, जब चाहे हम अपने राइट्स के लिए स्ट्राइक कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अब जो प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए हमको एक फेयर इलेक्शन की जरूरत होगी। तो ये बात उनको जो पोलैंड की गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट थी उनको मानना पड़ा। कुछ समय बाद, जैसे कि हम डेट को रियलाइज कर सकते हैं, 1980 में एक इलेक्शन हुआ जिसमें इलेक्शन में जो वहाँ की जो प्रेजेंटिंग पावर थी, जिसे हम बोल सकते हैं, जेरुजेल्स्की प्रेसिडेंट था पोलैंड का, उसकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई। उस सीनेट में उस समय 100 सीट थी, उन 100 सीट्स में से ओनली उसकी एक सीट आई थी। 99 सीट जो थी, वहाँ का जो यूनियन पार्टी बनी थी उसने 99 सीट को अक्वायर किया, यानी वहाँ पर उन्होंने जीत हासिल की। तो वहाँ पर जो इलेक्शन हुआ वो फेयर इलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ पीपल के द्वारा गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया था। तो उस केस में जो पार्टी थी उसको अपना पार्टी पावर लूज करना पड़ा, और फिर से वहां पर एक कंसेप्ट आया कि लोगों के द्वारा जो वहां का प्रेसिडेंट था या वहां का जो रूलर था उसको लोगों के द्वारा ही बनाया गया था। तो अब हम ये कह सकते हैं, यहाँ हमने दो जो स्टोरी हैं उन स्टोरीज के माध्यम से दो चीजों को समझा। एक जगह क्या था कि पहले जो प्रेसिडेंट लोगों के द्वारा बनाया गया था उस पर मिलिट्री के द्वारा एक्वायर हुआ, मिलिट्री ने उसको हराया, फिर मिलिट्री के पावर चला, फिर से वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद फिर से उस मिलिट्री पावर को उन्होंने गिरा दिया और फिर से एक पावर लेके आए जिसको लोगों ने बनाया, और वहाँ के लोगों की जो विश थी और जो फ्रीडम थी वो फिर से वहाँ पर रिवाइव हुई। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि पहले से वहाँ पर जो पार्टी थी वो पार्टी तो लोगों के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी का ही पूरा वहाँ पर अपना खुद का पावर था, यानी कि लोगों के द्वारा बनाने के बावजूद भी वो लोगों की नहीं सुना करते थे। क्यों? क्योंकि उस पार्टी के अगेंस्ट में कोई दूसरी पार्टी नहीं हुआ करती थी, तो हमेशा वो ही जीतती थी। इसलिए लोगों की इच्छा से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, वही करेंगे जो उनको करना है। तो ये कंसेप्ट पोलैंड में काफी लागू हुआ, और वहां पर पोलैंड में इलेक्शन में जो यूनियन लीडर था, मैंने बोला जो इलेक्ट्रिशियन था जिसका नाम वलीचा था, वो वहां का प्रेसिडेंट बना। और उस प्रेसिडेंट के बनने के बाद पोलैंड की जो पॉपुलेशन है वो काफी हैप्पी हुई, उनको उनके राइट्स मिले जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, और काफी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उस पावर को आगे लीड किया। तो इन दो स्टोरी के माध्यम से हम एक कंसेप्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट विच फॉर्म्ड बाय द पीपल, और द रूलर इज फॉर्म्ड बाय देयर ओन विश। यानी हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक वो चीज है जिसमें जो जो रूलर होता है उस रूलर को लोग अपने द्वारा बनाते हैं, अपने लिए ही बनाते हैं और अपने द्वारा बनाते हैं। जब उनकी इच्छा चाहे तब उसको गिरा सकते हैं, जब इच्छा चाहे तब उसको उठा सकते हैं। तो ये एक कंसेप्ट है। पहला पहला एक पॉइंट है कि डेमोक्रेसी में ये होता है कि डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने कहाँ से निकाला? इन दो स्टोरीज से निकाला। ये दो स्टोरीज काफी इंपॉर्टेंट हैं हमारे डेमोक्रेसी कंसेप्ट को समझने के लिए। अब ये तो मैंने जो बात की, अभी मैं इंडिया के संदर्भ में बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब समझ रहा हूँ, डेमोक्रेसी अगर नहीं है तो क्या समस्या
है तो क्या फ़ायदे हैं? इसी अकॉर्डिंग हम एक चीज़ और देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ये हमारी पर्टिकुलर कंट्री में होती है और इसके साथ-साथ में ये वर्ल्ड वाइड भी डेमोक्रेसी चलती है। वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी कैसे होती है? जैसे कि आज हम देखते हैं यूएन, यूनाइटेड नेशंस, ये एक ग्रुप है कुछ कंट्री का, तो ये इसका जो पावर है कंट्रियों में किस तरीके से चल रहा है, क्या वाक़ई में एट वर्ल्ड लेवल ग्लोबली क्या डेमोक्रेसी कंसेप्ट फॉलो होता है या नहीं होता है? इस बात को हम लोग नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आने वाला है, मैं उसमें आगे डिस्कस करूँगा कि क्या वाक़ई में जो डेमोक्रेसी कंसेप्ट है, वो सिर्फ़ किसी पर्टिकुलर कंट्री में फॉलो हो रहा है या इसकी ज़रूरत हमको वर्ल्ड वाइड भी है? तो ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और हम डेमोक्रेसी के कितने पार्ट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।